मूवी की शुरुआत साल 2018 के इंडोनेशिया में आए एक भयंकर सुनामी के बाद के सीन से होती है। हम तबाह हो चुके गांव, घायल लोग और हर तरफ फैली बर्बादी देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्या नाम का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सुनामी के इन्हीं हालों पे स्लाइड शो प्रेजेंटेशन दिखाता है। आर्या बताता है कि सुनामी को आए 5 दिन हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोग अपने घर को खो दिए, कई लोग खत्म हो गए और कई अब भी लापता हैं। वो सबसे अपील करता है कि जितना भी हो सके उतनी लोगों की मदद करी जाए और प्रेजेंटेशन के बाद स्टूडेंट्स डोनेशन देना शुरू करते हैं। अगले सीन में हम आर्या को अपनी मां लारस के साथ घर के स्टोर रूम की सफाई करते देखते हैं और टीवी पे सोशल वेलफेयर के डिप्टी मिनिस्टर मलिक सुनामी रिलीफ ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करते हुए दिखते हैं। यही हमें पता चलता है कि मलिक लारस के हस्बैंड और आर्या के पिता हैं। सफाई करते वक्त लारस ने आर्या के बचपन की कुछ ड्राइंग संभाल कर रखी होती है और आर्या उन्हें देखकर मुस्कुराता है। वो पूछता है कि इतने सालों बाद भी इन ड्राइंग्स को क्यों रखा गया है और लारस बताती है कि ये उसकी बचपन की यादें हैं। इस दौरान वो एक इंसिडेंट याद करती है जब आर्या स्कूल से रोता हुआ घर आया था क्योंकि उसके रिलीजियस टीचर ने क्लास में कुछ ऐसा कहा था, हमें नहीं पता कौन सा पाप हमें सिरत के ब्रिज को क्रॉस करने से रोक देगा और हम जहन्नम में गिर जाएंगे। यहाँ फिल्म में सिरत के ब्रिज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है और कई लोगों को ये पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक कयामत के दिन जहन्नुम के ऊपर एक ब्रिज होगा जिसे सिरत का पुल कहा जाता है। हर इंसान को उसे पार करके गुजरना होगा। जो नेक होगा वो सेफली क्रॉस करेगा, लेकिन जो गलत होगा वो गिर जाएगा। खैर अगला सीन मलिक को ऑफिस से घर लौटते हुए दिखाया जाता है और उनके चेहरे पे टेंशन साफ नजर आती है। स्टडी रूम में जाकर वो सुनामी विक्टिम्स की एक वीडियो देखते हैं और वीडियो में एक आदमी मलबे के नीचे फंसा होता है एंड रेस्क्यू टीम से मदद मांग रहा था। वो कहता है कि उसका बेटा भी वही मलबे में दबा है और वो अपने गांव का नाम बताता है विच वाज असा। मलिक वीडियो को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेते हैं और तभी आर्या स्टडी रूम में आता है और अपनी बचपन की ड्राइंग उन्हें दिखाता है। मलिक आर्या से कहते हैं कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई है। वो तुरंत घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड उन्हें अकेले जाने से मना करते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें सिक्योरिटी के साथ ही रहना होता है। अब मलिक यहाँ कुछ सोचकर घर के अंदर वापस जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो आर्या से मदद मांगते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्या गराज से कार निकालता है और बॉडीगार्ड रूटीन चेक करता है और आर्या को जाने देता है। घर से कुछ दूर जाने के बाद हमें पता चलता है कि मलिक एक्चुअली में पिछली सीट पे छुपे हुए थे। वो फाइनली फ्रंट सीट पे आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने पुराने घर जाना है। जैसे ही मलिक सीट बेल्ट लगाने लगते हैं वो अटक जाती है और आर्या उनकी मदद करता है। इसी दौरान सामने से आता हुआ एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है और ये एक्सीडेंट काफी सीरियस होता है। मलिक कार के बाहर गिर जाते हैं, वहीं आर्या की कार पानी में गिरती है। आर्या मुश्किल से कार से बाहर निकलकर किनारे तक पहुंचता है और उस पल आसमान में उसे एक अजीब सा दृश्य नजर आता है। ये ऐसा लग रहा था मानो सिरत का ब्रिज हो। नेक्स्ट सीन में आर्या को हॉस्पिटल के अंदर होश आता है। लारस उसे बताती है कि मलिक को दफन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मलिक नहीं बच सके। अब इस पॉइंट पे आर्या को काफी गिल्ट होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से ही हुआ है, लेकिन लारस उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें आर्या की कोई गलती है नहीं। तभी मलिक के बॉस आलिम हॉस्पिटल में आते हैं और वो बताते हैं कि ट्रक ड्राइवर ने अपनी गलती मान ली है। उसने कहा है कि नींद की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। आलिम भरोसा दिलाते हैं कि ड्राइवर को सजा मिलेगी। साथ ही वो बताते हैं कि गवर्नमेंट मलिक की ऑफिशियल फैसिलिटीज रिवोक करना चाहती है। अगर लारस को समय चाहिए तो वो ले सकती है, लेकिन लारस कहती है कि फैसिलिटीज जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दी जाए। आलिम मेंशन करते हैं कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो होता तो शायद एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन लारस कहती है कि आर्या अभी होश में आया है, उसे वक्त देना होगा, उसके सामने ये सब बातें ना की जाए। आलिम के जाने के बाद लारस का पुराना दोस्त पंजी उनसे मिलने आता है। पंजी रेस्क्यू टीम में काम करता था, इसलिए पहले नहीं आ सका। वो आर्या की तबियत और लारस की हालत के बारे में पूछता है। यहाँ हम पहली बार लारस को मलिक के जाने के बाद इमोशनल ब्रेक होते हुए देखते हैं। पंजी उसे फिर से मेडिकल रेस्क्यू टीम ज्वाइन करने का सजेशन देता है, लेकिन लारस यहाँ मना करती है। वो कहती है कि मलिक से उसकी पहली मुलाकात रेस्क्यू टीम में ही हुई थी और अब वो वहाँ वापस काम नहीं कर सकती। बाद में लारस एक पुरानी फैमिली वीडियो देख रही होती है और वीडियो में मलिक उसे नेकलेस गिफ्ट करते हैं। ये फैमिली खुश थी और इसी दौरान हॉस्पिटल में आर्या अचानक उठ जाता है। उसके आसपास कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं, लाइक पर्दे के पीछे परछाई नजर आना, नीचे से खून जैसा बहते हुए दिखाई देना इत्यादि। फिर उसे अपने पापा का चोट लगा हुआ चेहरा दिखाई देता है जो कहता है कि मेरी मदद करो। आर्या घबरा कर चीखने लगता है और लारस उसके पास आती है और उसे शांत करती है। वो कहती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अगले दिन लारस और आर्या मलिक के कब्र पे दुआ पढ़ने जाते हैं और आर्या अपने पापा के सामने कहता है कि वो हमेशा उन जैसा ईमानदार इंसान बनना चाहता है, वो उन पर हमेशा गर्व करेगा। इस मोमेंट पे हमें समझ आता है कि आर्या अपने पापा से कितना प्यार करता था, इनफैक्ट उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। खैर नेक्स्ट सीन में हम लारस को मलिक के स्टडी रूम में सामान अरेंज करते हुए देखते हैं, जहां उसे वही पेन ड्राइव मिलती है जिसमें आसा विलेज के विक्टिम की वीडियो मलिक ने ट्रांसफर की थी और लारस वो पेन ड्राइव अपने पास रख लेती है। इसके बाद आर्या अपनी बचपन की ड्राउनिंग वाली ड्राइंग्स वॉल पे लगाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आर्या सो जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दोबारा शुरू होती हैं। लाइक वॉल पे लगी सभी ड्राइंग्स एक एक करके नीचे गिरने लगती है। देन सिर्फ एक स्केच दीवार पे रह जाता है जिसमें आर्या ने सिरत ब्रिज का स्केच बनाया होता है। तभी मलिक की जख्मी बॉडी सीलिंग से गिरती हुई नजर आती है और आर्या से मदद मांगती है। आर्या की आवाज सुनकर लारस वहां पहुंचती है और आर्या बताता है कि एक्सीडेंट के दिन मलिक अपने ओल्ड हाउस जाकर अपना ग्रेट सिन सुधारना
चाहते थे और हमें उनकी ये इच्छा पूरी करनी होगी। लारस और आर्या रात में ही पुराने घर पहुंचकर तलाशी लेते हैं, जहां एक पुरानी अलमीरा में कार्ड बॉक्सेस में बहुत सारा कैश और एक फाइल मिलता है जो आसा विलेज के लिए भेजी गई रेस्क्यू टीम, मेडिसिन और फूड सप्लाईज की लिस्ट होती है। लारस आर्या को मलिक की डेस्क से मिली पेन ड्राइव देती है जिसमें आलिम और मलिक की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है। बेसिकली आलिम मलिक को आसा विलेज रेस्क्यू से जुड़ी एक नकली फाइल तैयार करने को कहता है ताकि गवर्नमेंट से आया पैसा अपने पास रख सके, और मलिक को 2 मिलियन का हिस्सा देने की बात करता है। साथ ही आलिम विक्टिम की वीडियो इंटरनेट से हटवाने का प्लान करता है और बॉडीगार्ड को भी डिलीट करने को कहता है, लेकिन मलिक ऑफिस से बाहर आकर बॉडीगार्ड से वीडियो लेकर चला जाता है। एज ऑडियंस हम देख सकते हैं कि आलिम और बॉडीगार्ड एक टीम की तरह ऑपरेट करते नजर आते हैं, जबकि मलिक प्रेशर में आकर मजबूरी में आलिम के ऑर्डर्स फॉलो करता है। मतलब भले वो विक्टिम्स के साथ फ्रॉड करना नहीं चाहता था, लेकिन अंततः हुआ शायद वही। तो रिकॉर्डिंग, कैश और फाइल देखकर लारस और आर्या को सच समझ में आ जाता है। आर्या मानता है कि सब आलिम का किया हुआ है और उसके पापा गलत नहीं हो सकते, लेकिन लारस प्रूफ के साथ बताती है कि मलिक ने भी इस फ्रॉड में हिस्सा लिया था। अगले सीन में लारस की मेमोरी दिखाई जाती है जहां मलिक उसे नेकलेस पहनाता है और वो खुश होती है। तभी सराउंडिंग्स पैरानॉर्मल हो जाती है और मिरर में जख्मी मलिक नजर आता है जो पूछता है कि क्या तुम नेकलेस पाकर खुश हो, और लारस कहती है कि उसके आसपास सुनामी विक्टिम्स की बॉडीज पड़ी हैं। वो घबरा कर बाहर भागती है, लेकिन घायल विक्टिम्स उस पर गिर जाती हैं और तभी वो नींद से जागती है, यानी इट वाज जस्ट अ नाइटमेयर। इसके बाद सीन पंजी पे शिफ्ट होता है जो सुनामी विक्टिम्स के लिए रेस्क्यू टीम के साथ काम कर रहा होता है। अंधेरे में उसे घायल आदमी देखता है और पंजी उसकी मदद करता है, देन पूछता है कि वो कहां से आ रहा है, एंड देन गाड़ी उसके साथ जो है उसके अंदर क्या है। आदमी बताता है कि गाड़ी में उसकी वाइफ की बॉडी है और आसा विलेज में कोई मदद नहीं पहुंची, इसीलिए वो खुद उसे ढूंढकर अपने गांव दफनाने ले जा रहा है। पंजी रेस्क्यू टीम को घायल आदमी की मदद करने के लिए कहता है और खुद आसा विलेज की रेस्क्यू फाइल चेक करता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि पूरी टीम मेडिसिन और फूड के साथ भेजी जा चुकी है। लेकिन जब पंजी लिस्ट में दिए गए रेस्क्यू वर्कर्स को सिस्टम में ट्रेस करता है तो उसे एक भी मेंबर का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिससे उसका डाउट और गहरा हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर आर्या पे आती है जो कि आलिम के ऑफिस पहुंचकर उसके सामने सभी फाइल्स रख देता है और सीधा जवाब मांगता है। आलिम बिना घबराए पूरा इल्जाम मलिक पे डाल देता है और वो बिल्कुल नॉर्मल टोन में आर्या से कहता है कि मलिक ने जो भी किया अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए किया, और मैं भी जो करता हूँ अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए ही करता हूँ। उसकी कामनेस से सिचुएशन को और अनसेटलिंग बना देती है। इसके बाद आर्या घर आता है और लारस के पूछने में वो बताता है कि वो आलिम के पास जवाब लेने गया था। आलिम ने कहा कि मलिक ने जो भी गिफ्ट दिए, जैसे आर्या की कार, लारस का नेकलेस, ये सब आसा विलेज के एड रेस्क्यू फंड से ही खरीदे गए थे। ये सुनकर आर्या का गुस्सा और गिल्ट दोनों बढ़ जाता है। वो केस को पब्लिक के सामने लाना चाहता था, लेकिन लारस उसे समझाती है कि अगर केस ओपन हुआ तो मलिक पर चोरी का दाग हमेशा के लिए लग जाएगा। लारस डिसाइड करती है कि वो मलिक का अधूरा काम, यानी कि आसा विलेज की जो मदद हो वो पूरी करेगी। थोड़ी देर के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद आर्या भी इस फैसले के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें आर्या की एक मेमोरी दिखाई जाती है जब मलिक ने उसे कार गिफ्ट की थी। आर्या कार पाकर बहुत खुश होता है और मलिक के साथ टेस्ट ड्राइव पे जाता है। ड्राइव के दौरान अचानक मलिक पैरानॉर्मल तरीके से आर्या से पूछता है कि क्या मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर मलिक कार से गायब हो जाता है। कार अचानक रुक जाती है। आर्या बाहर निकलता है और देखता है कि कार पूरी तरह से टूट चुकी है, और फिर वो खुद को सिरत ब्रिज के पार पाता है। ब्रिज लावा और पत्थरों से बना होता है और आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी मलिक उसका पैर पकड़ के मदद मांगने लगता है और ये पकड़ इतनी जोरदार थी कि आर्या का बैलेंस ही बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। इसी मोमेंट पे आर्या नींद से जाग जाता है, यानी कि अगेन इट वाज जस्ट अ नाइटमेयर। आर्या रूम से बाहर आता है और देखता है कि लारस अपने फोन पर एक वीडियो देख रही है जिसमें बताया जा रहा होता है कि मर चुके लोग अगर बार बार सपने में आए तो उसका क्या स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है। आर्या लारस को बताता है कि उसने सपने में मलिक को सिरत ब्रिज क्रॉस करने के लिए मदद मांगते देखा और एक्सीडेंट के बाद उसे सिरत का ब्रिज एक बार पहले भी दिख चुका है। लारस कहती है कि फैमिली होने के नाते उनकी ड्यूटी है कि वो मलिक को उस ब्रिज को पार करने में मदद करें। फिर लारस मलिक के लैपटॉप से वही विक्टिम वाली वीडियो आर्या को दिखाती है जिसमें एक आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम से मदद मांग रहा होता है। ये देखकर आर्या और लारस फाइनल डिसीजन लेते हैं कि वो आसा विलेज की मदद करेंगे। तभी घर पर एक पैकेज डिलीवर होता है। आर्या पैकेज रिसीव करने जाता है और डिलीवरी बॉय उसे थोड़ा जाना पहचाना लगता है, ऑल्दो आर्या को याद नहीं आता कि वो इसे कहां देखा है। पैकेज खोलने पर अंदर एक बॉक्स मिलता है और बॉक्स के अंदर गन, बुलेट्स और एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि टेक मलिक्स लेगेसी और डाई। ये धमकी देखकर सिचुएशन और सीरियस हो जाती है, जहां लारस और आर्या डिसाइड करते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए सेफ जगह पे शिफ्ट होंगे। लारस का प्लान होता है कि आसा रेस्क्यू एड फंड से खरीदे गए सभी गिफ्ट्स बेच दिए जाएं और जो पैसे मिलेंगे उनसे मेडिसिन एंड फूड खरीद कर आसा विलेज भेजा जाए। अब ये सिर्फ गिल्ट का मैटर नहीं रहा दोस्तों, बल्कि ये लेगेसी, रिडेम्पशन और सर्वाइवल का गेम बन चुका है। लारस अपना नेकलेस और कार बेचकर आसा विलेज के लिए रेस्क्यू प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और फूड सप्लाईज खरीद लेती है। वो पंजी से कांटेक्ट करके एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करती है। देन लारस और आर्या जब रेस्क्यू रिलीफ पोस्ट पे पहुंचते हैं तो वहां आलिम पहले से ही मौजूद होता है जो कि मरीजों के बीच खड़ा हुआ था जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। दोनों आलिम और उसके आदमियों से बचकर पंजी के पास पहुंचते हैं और उसे पूरा फ्रॉड बताते हैं। पंजी पहले कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन आलिम को बतानी चाहिए, लेकिन लारस सीधा क्लियर करती है कि ये पूरा प्लान आलिम का ही बनाया हुआ है।
और उनके पास प्रूफ भी है। इस पॉइंट पे पंजी भी अपना शक शेयर करता है कि कैसे वो रेस्क्यू टीम के मेंबर्स को खोजा, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। लारस बताती है कि रेस्क्यू टीम की पूरी फाइल्स फेक बनाई गई थी, मतलब झूठी डिटेल्स के साथ थी। सुनामी को आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आसा विलेज तक कोई असली रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। आर्य ऐड करता है कि रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही एक और अर्थक्वेक आ सकता है। ये सुनकर पंजी इनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उन्हें कार में वेट करने को बोलता है और खुद तैयार होने चला जाता है, लेकिन जाते वक्त आलिम की नजर लारस और आर्या पे पड़ जाती है। वो तुरंत मलिक के बॉडीगार्ड जो अब उसके साथ ही रहता है उसको पीछे लगा देता है। इसी बीच हमें आर्या के एक बचपन का इंसिडेंट दिखाया जाता है। आर्या अपने पापा मलिक के साथ गार्डन में होता है और तभी एक लड़की के पापा को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। बाद में आर्या घर आकर मलिक से पूछता है कि वो अंकल उठ क्यों नहीं रहे थे। मलिक उसे समझाते हैं कि उनकी आफ्टर लाइफ शुरू होने का वक्त आ गया है, इसीलिए उन्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ी। आर्या हमेशा कहता है कि वो मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन मलिक उसे बताते हैं कि स्वर्ग में सब हमेशा साथ रहते हैं। नेक्स्ट मेमोरी में आर्या बचपन में सिरित ब्रिज की ड्राइंग बना रहा होता है। लारस उससे पूछती है कि तुमने ब्रिज इतना बड़ा क्यों बनाया है, जबकि कहा जाता है कि ये बाल से भी पतला होता है। आर्या मलिक की बात याद करके बताता है कि ब्रिज का पतला होना एक कहावत है। जिस इंसान के सेंस जितने ज्यादा होंगे उसके लिए ब्रिज उतना ही पतला होगा। अच्छे इंसान के लिए इसे पार करना बहुत आसान होता है, उसके लिए ब्रिज पतला नहीं होगा। यहीं पे आर्या की मेमोरी खत्म होती है। नाउ प्रेजेंट में हम पंजी, लारस और आर्या को आसा विलेज की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। विलेज की हालत बहुत खराब होती है, हर तरफ तबाही और लोकल लोगों की मृत शरीर पड़ी होती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर रोड के नीचे एक आदमी बेहोश पड़ा होता है। पंजी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही डिलीवरी मैन होता है जो आर्या के घर बुलेट्स वाला पैकेज देने आया था। उसके पास गन होती है और वो अचानक पंजी पे फायर कर देता है। गोली पंजी के कान के बिल्कुल पास से गुजरती है। इसी मोमेंट आर्या को एक फ्लैशबैक आता है कि जब उसकी कार का एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था तो ट्रक ड्राइवर भी यही आदमी था। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि मलिक के एक्सीडेंट के पीछे भी आलिम का ही हाथ था। डिलीवरी मैन और पंजी के बीच फाइट शुरू हो जाती है और सिचुएशन इंटेंस हो जाता है। तब आर्या और लारस कार से मूव करके डिलीवरी मैन को पंजी से दूर करते हैं और पंजी को साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे बढ़ने पर आसा विलेज के अंदर जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा ट्री गिरा होता है, जिसकी वजह से कार आगे नहीं जा सकती थी, यानी कि अब इन्हें यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना होगा। पंजी प्लान बनाता है कि पहले हम सिर्फ मेडिकल सप्लाईज लेकर आगे बढ़ेंगे और बाकी सामान बाद में वापस आकर ले आएंगे। तीनों आसा विलेज की तरफ बढ़ते हैं कि तभी डिलीवरी मैन की बाइक की आवाज सुनाई देती है। सिचुएशन समझकर वो तुरंत छिप जाते हैं और मौका देखकर पंजी डिलीवरी बॉय पर हमला कर देता है। देन आर्या और लारस को आगे बढ़ते रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद एक गन शॉट की आवाज गूंजती है और इससे लारस का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद पंजी नहीं बचा। वो हिम्मत हारने के कगार पे होती है, लेकिन आर्या उसे संभालता है और दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों आसा विलेज पहुंच जाते हैं और विलेज की हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ तबाही थी, बर्बादी हो चुकी थी, कई लोग खत्म पड़े थे। इट वाज क्लियर कि यहाँ रेस्क्यू टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी एक बस के अंदर से मदद की आवाज आती है और वहाँ एक औरत अपने छोटे बच्चे को पकड़कर मदद मांग रही थी। आर्या उसे बस से बाहर निकालता है और लारस बच्चे को चेक करती है, लेकिन बच्चा इस दुनिया से जा चुका होता है। ये देखकर लारस पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है। इसी बीच वो औरत अचानक वर्म्स यानी कीड़े होते हैं ना, वो वॉमिट करने लगती है और कुछ ही पलों में वो भी दम तोड़ देती है। सीन और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है, लेकिन इसी दर्द के बीच लारस खुद को संभालती है और आर्या को फिर से हिम्मत देती है। दोनों फिर से जिंदा विक्टिम्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी आर्या को मदद मांगते हुए एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। पहले वो इसे विक्टिम समझता है, लेकिन अगेन ये डिलीवरी मैन ही होता है। वो आर्या पर गन तानकर उसे शूट करने ही वाला होता है कि पीछे से पंजी उस पर हमला कर देता है। जी हाँ, पंजी जिंदा है, मतलब घायल जरूर था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा था और जिंदा भी था। डिलीवरी मैन और पंजी के बीच फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है और इस बार डिलीवरी मैन भारी पड़ता है और पंजी को हराकर खत्म भी कर देता है। आगे हम लारस को डिलीवरी मैन पे हमला करते हुए देखते हैं, लेकिन वो भी उसके सामने टिक नहीं पाती। आर्या भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो भी डिलीवरी मैन से हार नहीं वाला होता है। लेकिन तभी अचानक अर्थक्वेक आता है, इससे जमीन हिलने लगती है और इसी अफरा तफरी में लारस डिलीवरी मैन को जोर से धक्का देती है। अर्थक्वेक के झटकों से एक टूटी हुई छत उन पे गिरती है और इससे लारस को तो कम चोट आती है, मतलब आर्या भी बाहर निकल जाता है, लेकिन डिलीवरी मैन मलबे के नीचे दबकर खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद आर्या थका हारा आसा विलेज में सर्वाइवर्स को ढूंढता हुआ नजर आता है। थककर वो जमीन पे बैठ जाता है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। नाउ बारिश रुक चुकी होती है और धीरे धीरे बचे हुए लोग बाहर निकलते हैं। उनमें वो आदमी भी होता है जिसने शुरुआत में वीडियो रिकॉर्ड करके मदद मांगी थी। आर्या उनसे देर से पहुंचने के लिए माफी मांगता है। एंड देन कुछ समय बाद आर्या अपने घर पर न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि ट्विटर पर वायरल हुए आसा रेस्क्यू एड फंड स्कैंडल के चलते आलिम को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पक्के एविडेंस ना होने के कारण उसे नॉट गिल्टी बताकर रिहा कर दिया गया। तभी आर्या के फोन पे आलिम का कॉल आता है, जहां आलिम उसे उसकी नाकाम कोशिश के लिए सरकास्टिक शाबाशी देता है और कहता है कि आसा केस के चलते मुझे गवर्नमेंट को फंड्स वापस देने पड़े, इसलिए तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आलिम कॉल कट कर देता है और उसी वक्त हम देखते हैं कि आलिम का बॉडीगार्ड आर्या पे गन पॉइंट किया खड़ा था। बॉडीगार्ड आर्या को शूट कर देता है और फिर पास के कमरे में दुआ पर रही लारस को भी शूट कर देता है। सीन ट्रांजिशन होता है और सिरत ब्रिज का दृश्य सामने आता है। सूरज जमीन के करीब
आ चुका था, लावा की नदियां बह रही थी, बड़े बड़े राक्षस हिल में गिरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। आर्या और लारस सिरत ब्रिज क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। आलिम का ब्रिज पैसों से बना होता है और वो उसे देखकर खुश होता है, लेकिन ब्रिज बीच में ही टूट जाती है। इससे आलिम नीचे गिर जाता है और मॉन्स्टर्स उसे घसीट कर ले जाते हैं। नाउ आर्या का ब्रिज ऐसा था कि वो आसानी से उसे पार कर लेता है। ब्रिज के उस पार एक बेहद सुंदर जगह होती है जहाँ हरियाली थी, बड़े पेड़ थे, चमकते पौधे थे, मतलब बिल्कुल स्वर्ग जैसा दृश्य। वहाँ आर्या को अपनी माँ नजर आती है जो पहले ही ब्रिज क्रॉस कर चुकी थी। माँ बेटे का रियूनियन इमोशनल होता है, लेकिन दोनों मलिक को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि मलिक ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। मलिक का ब्रिज आर्या जैसा आसान नहीं होता, वो पत्थरों से बना होता है जिसे मलिक संभल संभल कर पार कर रहा होता है। तभी ब्रिज हिलने लगता है और मलिक गिरने लगता है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद करता है। हिम्मत जुटाकर वो फिर से ब्रिज पकड़ता है और चलना शुरू करता है। फिर भी मलिक ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जंबातन शिरातल मुस्ताकिम फिल्म की कहानी। और अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज पे। पर उससे पहले हम बात करते हैं मूवी के टाइटल की, जिसका मतलब होता है सिरत ब्रिज। सिंपल शब्दों में समझे तो सिरत ब्रिज एक ऐसा ब्रिज माना जाता है जो आफ्टर लाइफ में होता है। ये बहुत पतला होता है, मतलब बाल से भी पतला, और इसकी धार तलवार से भी तेज होती है। कहते हैं हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। जिसके सेंस ज्यादा होंगे उसके लिए ब्रिज और मुश्किल होगा, और जो ईमानदार और साफ दिल का इंसान होगा उसके लिए रास्ता आसान होगा। इस मूवी में सिरत ब्रिज एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ ही ये गिल्ट, रिडेम्पशन और जस्टिस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बन जाता है। हर कैरेक्टर का ब्रिज अलग है क्योंकि हर इंसान की कॉन्शियंस अलग थी, उनके कर्म अलग थे। और इसी से इस फिल्म को लेकर मेजरली 4 थियरीज सामने आती है। पहली थियरी है कि जो कुछ भी फिल्म में दिखाया गया है वो एक्चुअली में सही नहीं था, रादर आर्या के माइंड का प्रोजेक्शन हो सकता है। आर्या बचपन से ही सिरत ब्रिज में इंटरेस्ट लेता था और वो अपने पापा मलिक को एक ईमानदार और स्ट्रॉन्ग इंसान समझता था। इनफैक्ट वो उनकी तरह ही बनना चाहता था। जब उसे बचपन की पेंटिंग्स मिलती है और टीचर की बताए बातें याद आती है तो उसका वो जो कॉन्सेप्ट था सिरत ब्रिज का वो रिफ्रेश होता है। और जब उसे अपने पापा के ग्रेट सिन के बारे में पता चलता है तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। मलिक की मौत, रेस्क्यू फंड का स्कैम और रिश्वत की सच्चाई, ये सब आर्या के बिलीफ सिस्टम को तोड़ देती हैं। यानी कि हो सकता है कि जो पैरानॉर्मल चीजें हम देखे थे, लाइक ड्रीम्स, मलिक का हेल्प मांगना, सिरत ब्रिज के विजुअल्स, ये सब आर्या के गिल्ट और ट्रॉमा का साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो। लारस भी आर्या की बातों को इमोशनल अटैचमेंट की वजह से मानने लगती है और इसीलिए उसे भी सिमिलर ड्रीम्स आने लगते हैं। जब आर्या आसा विलेज में थक कर जमीन पे गिरता है तो हो सकता है कि उस मोमेंट पे उसने सबका फाइनल जजमेंट इमेजिन किया हो, लाइक आलिम का पैसों के ब्रिज से गिरना, मलिक का स्ट्रगल करना और खुद का हेवन पहुंच जाना। ये सब उसके माइंड का क्लोजर हो सकता है। इस थियरी के मुताबिक मलिक का ब्रिज क्रॉस ना कर पाना भी आर्या के सबकॉन्शियस का एक वर्डिक्ट था, मतलब पापा ने गलती करी है तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। सो यस, ये थी पहली थियरी। बट देन आती है दूसरी थियरी जो कहता है कि जो कुछ भी इस मूवी में हुआ है वो सब रियल था। इस थियरी के हिसाब से मलिक सच में अपनी गलतियों पर पछताता है, इसलिए हर सपने में वो आर्या से मदद मांगता है। क्यों मदद मांग रहा था? ऑफ कोर्स सिरत ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। लारस को भी ड्रीम आना इस बात का सिग्नल होता है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्शन था। मलिक चाहता था कि आसा विलेज की मदद हो ताकि उसका ग्रेट सिन हल्का हो सके। बट देन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर मलिक मदद मांगने आ सकता था तो वो फिर आर्या और लारस की जब डिलीवरी मैन से लड़ाई हो रही थी तो उसमें मदद करने क्यों नहीं आया? देन हम आफ्टर वर्ल्ड में आलिम को भी देखते हैं, जबकि रियल वर्ल्ड में हमें आलिम को खत्म होते हुए दिखाया नहीं गया। मोर ओवर बॉडीगार्ड का भी एंड क्लियर नहीं था, डिलीवरी मैन को भी हम आफ्टर वर्ल्ड में नहीं देखे। इनफैक्ट पंजी का ब्रिज क्रॉसिंग भी हमें नहीं दिखाया गया है। इसीलिए इस थियरी में कई चीजें छूट जाती हैं। और इसलिए हम बढ़ते हैं तीसरे थियरी की तरफ जो कि सिरत ब्रिज को एज मोरल जस्टिस सिस्टम दिखाता है। एक और एंगल हो सकता है कि सिरत ब्रिज इस मूवी में डिवाइन कोड का मेटाफर हो। यहाँ कोई फिजिकल घोस्ट नहीं, कोई टिपिकल हॉरर लॉजिक नहीं, बल्कि हर इंसान अपने कॉन्साइंस के हिसाब से जज होता है। आलिम का ब्रिज पैसों का इसलिए बना था क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ पैसों को वैल्यू दिया। एंड आलिम भी आफ्टर लाइफ में इसलिए दिखा क्योंकि शायद आफ्टर लाइफ में टाइम उस तरह से काम नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। यानी वहां आपसे रिलेटेड जितने लोग हैं उन सबको आप एक साथ जजमेंट लेते देखोगे। जैसे आलिम अपने पैसों के ब्रिज पे था और वही पैसा उसके डाउनफॉल का रीजन बना, जबकि रियल वर्ल्ड में हम आलिम को खत्म होते नहीं देखे। नाउ मलिक का ब्रिज पत्थरों का था, अनइवन, अनस्टेबल, क्योंकि उसने गलती प्रेशर में की थी लेकिन रिग्रेट भी था, इसलिए उसका स्ट्रगल इंटेंस था। आर्या का ब्रिज आसान था क्योंकि उसने सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन चूज किया। ये थ्योरी कहती है कि आफ्टर लाइफ एक फिजिकल प्लस मोरल रियलिटी है जहां इंसान खुद ही अपना जज बन जाता है। साथ ही यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब सब कुछ एक साथ होता है और एक साथ नहीं भी हो रहा। और इसी के साथ हम फाइनली पहुंचते
बढ़ते हैं फोर्थ थियरी की तरफ, विच इज रिडेम्पशन वाज नेवर अबाउट मलिक। हो सकता है स्टोरी मलिक के रिडेम्पशन के बारे में हो ही ना, बल्कि आर्या के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हो। बचपन का इनोसेंट बिलीफ, ट्रुथ का शॉक, गिल्ट, एक्शन, सैक्रिफाइस, एक्सेप्टेंस, ये सब आर्या झेलता है। सिरत ब्रिज एक्चुअली आर्या का इंटरनल जर्नी हो सकता है। मलिक का गिरना सिंबॉलिक है, मतलब कि पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, और आर्या का ब्रिज क्रॉस करना सिंबॉलिक है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिस्टेक्स रिपीट करेगी। फाइनल थॉट ये है कि ये मूवी इंटेंशनली क्लियर आंसर नहीं देती ताकि हम ऐसे ही थियरीज बनाएं, और इसलिए सिरत ब्रिज एक जगह नहीं, रादर एक क्वेश्चन है हमारे माइंड में। क्या इंसान को उसके कर्म जज करते हैं, या उसका गिल्ट, या उसकी नीयत, और खत्म होने के बाद की दुनिया क्या है? यही सवाल हमारे जहन में रह जाते हैं।